हेलो एवरीवन। कल हमने एक डिस्कस किया था बेनिफिट्स ऑफ एसएपी प्रोफेशनल ट्रेनिंग फॉर गुड कैरियर एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। मैनेजमेंट लेवल में हमने कुछ एसएपी के बैक एंड के ऊपर कॉन्फ़िगरेशंस करनी है जो कि कम्प्लीमेंट्री हैं आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग मॉड्यूल के लिए, आपके सोर्सिंग प्रोक्योरमेंट मॉड्यूल के लिए, आपके एचआर मॉड्यूल के लिए, आपकी पीपी प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल के लिए, आपकी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल के लिए, आपकी प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल के लिए। तो अगरचे ये कंसल्टेंट लेवल का काम है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैनेजमेंट लेवल के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें सर फहरिस्त है एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में कल हमने डिस्कस किया था डेफिनेशन, कम टू बैक एंड SPRO। नोट्स कैसे बनाने हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको फॉरवर्ड कर दी हैं। उसके मुताबिक आपने नोट्स बनाने हैं। बात हर चीज़ उसमें गिवन है, एज इट इज़ आपने प्रैक्टिस करके मुझे असाइनमेंट प्रेजेंट करनी। SAP रेफरेंस IMG स्टैंड फॉर इम्प्लीमेंटेशन गाइड। तो कल जो हमने डिस्कस किया था एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में डेफिनेशन में फाइनेंशियल अकाउंटिंग को हमने डिस्कस किया था। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ऑलमोस्ट हमने कंपनी, फिर उसके बाद एडिट कंपनी, डिफाइंड कंपनी, क्रेडिट कंट्रोल एरिया, फिर उसके बाद आपका एडिट कॉपी चेक कंपनी कोड, इसमें कंप्लीट एड्रेस को पुटअप किया, बिजनेस एरिया को डिफाइन किया, FM को डिफाइन किया, सेगमेंट को डिफाइन किया। आज हम डिफाइन करेंगे लॉजिस्टिक्स को, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है वो है मैन्युफैक्चरिंग। तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए प्लांट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिफाइन प्लांट, इसमें प्लांट को डिफाइन करेंगे। न्यू एंट्री और PLM1 SS वाटर टैंक। आप चाहे इसमें डिफरेंट प्लांट्स को डिफाइन कर सकते हैं। सॉरी, MB01 एंटर। जस्ट कंपनी, और यहाँ पे अपना कंपनी कोड, कंपनी नेम दे दें मलाइका पेरेजिस, और यहाँ पे जस्ट अपना कंट्री कोड PK, देन एंटर सेव। बाकी आप इसमें यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस वगैरह आप लिख सकते हो। तो टाइप की 7 के लिए मैंने इसको कंट्रोल S कर दिया, एंटर और कंट्रोल S अगेन। डेटा सेफ आना चाहिए। आप चाहें तो इसके डिफरेंट प्लांट्स को भी डिफाइन कर सकते हैं। कम बैक। अच्छा, उसके बाद है डिफाइन लोकेशन। जो आपका प्लांट है इसकी लोकेशन क्या है? न्यू एंट्री PLM1, और ये हम देते हैं JLM1 B01। ट्रैक्टर कंपनी और कंट्री PK, एंटर सेव। तो आपके अगर डिफरेंट प्लांट्स की डिफरेंट लोकेशन है तो यहाँ पे आप डिफरेंट लोकेशन मेंशन कर सकते हैं, जैसे PLM2 RWP1 रावलपिंडी, PLM3 ISP1 इस्लामाबाद, या LHR1। इस तरह से आप डिफरेंट लोकेशन को मेंशन कर सकते हो। तो आप कोशिश ये कीजिएगा कि आप डिफरेंट प्लांट्स बनाएं और फिर उसकी डिफरेंट लोकेशंस को डिफाइन करें। नेक्स्ट है डिवीजन। डिवीजन बेसिकली होता है कि आपके नेचर ऑफ प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं और उसकी कैटेगरीज कौन कौन सी है, उसको हम डिवीजन कहते हैं। MD, और यहाँ पे हम लिखते हैं वाटर, MB01, एंटर से ओके। लॉजिस्टिक यहाँ तक कंप्लीट। देन आप आ जाएं मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट जो है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें सेल्स डिपार्टमेंट आपका डिफाइन किया जाता है, जो कि प्रोडक्शन के साथ मुंसलिक होते हैं।
प्लांट PLM1। यहाँ पे हम तीन प्लांट्स को डिफाइन सॉरी लोकेशन को डिफाइन करेंगे। SL01 स्टोर, ये आपका आ जाएगा बॉटल्स का। SL02 ये आपका आ जाएगा इंग्रेडिएंट्स का। मीन के एक प्रोडक्शन में हम तीन स्टोर डिपार्टमेंट को डिफाइन कर रहे हैं। वाटर, एंटर। अच्छा, उसके बाद क्या करोगे आप, इसको सेलेक्ट किया, देन डबल क्लिक ऑन एड्रेसेस ऑफ स्टोरेज लोकेशंस, देन न्यू एंट्री 01, टाइटल कंपनी, और यहाँ पे आप जो है PK मेंशन कर दें। अच्छा, फिर वापस आओ, इसको सिलेक्ट कर दो, देन एड्रेसेस ऑफ स्टोरेज लोकेशन, न्यू एंट्री 02, स्टोर नंबर 2, title and name, then PK, enter, come back again, select this, double click on this, new entry 03, enter कंपनी, और यहाँ पे आप दे दें बैकअप पेजेस और PK। आमतौर पर ये जो कन्फिगरेशन है ये कंसल्टेंट लेवल की है, लेकिन चूंकि बेसिक कन्फिगरेशन है तो ये मैंने अब मैनेजमेंट लेवल के लिए भी ऐड कर दी है। तो अब आप इसको सेव कर दो और कम बैक, डिफाइन सो मेंटेन परचेज ऑर्गेनाइजेशन, परचेज डिपार्टमेंट, न्यू एंट्री और POMB। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? MB01 अल्हम्दुलिल्लाह, एंट्रेंस सेव। Client section is not defined for automatic routing of changes। ओके, ये जो S/4HANA के वर्जन सारे ना, तो उसमें कुछ नई चीजें ऐसे भी ऐड कर होते हैं। दोबारा चेक करें, POMB, ये इसमें आपका क्रिएट हो चुके हैं। कम बैक, so necessary configuration we have completed in enterprise structure definition। अब डेफिनेशन को आप कंट्रोल सेव क्लोज कर दें। अब आप आ जाओ असाइनमेंट के अंदर, जैसे कि मैंने कल आपसे कहा था ना, एक मैं दोबारा आपको प्रेजेंट करता हूँ। जी स्टूडेंट, अब ये देखें, यहाँ पे पहले हमने डिफाइन किया और उसके बाद हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को डिफाइन किया। अब ये जो डबल हेडेड एरोस है, ये क्या है, बेसिकली इंटरलिंक को हम एसएपी की लैंग्वेज में असाइनमेंट कहते हैं, ताकि जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं ये प्रॉपर इंटरलिंक हो जाए अपनी कंसर्न सर्वर के साथ। ओके, तो उसके लिए आप आ जाएं असाइनमेंट। इसमें जो भी हमने डिफाइन किया था, जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने कंपनी को डिफाइन किया था, असाइन कंपनी को टू कंपनी। अब यहाँ पे न्यू एंट्री के बजाय आप पोजीशन पे क्लिक करोगे, MB01, कंपनी है MB01, एंटर एंड सेव, डेटा वाज सेव। अब ये जो असाइनमेंट है, ये बेसिकली आपका जो मेन सर्वर है उसके साथ इंटरलिंक किया जा रहा है। असाइन कंपनी को टू क्रिएट कंट्रोल एरिया, देन पोजीशन MB01 CCAM, enter and save। दिस इज वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। थर्ड है आपका असाइन बिजनेस एरिया टू कंसोलिडेशन बिजनेस एरिया, या आप स्किप कर दो। देन असाइन कंपनी कोड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट एरिया, पोजीशन MB01 FMMB था,
अच्छा, आप एक काम करें, FMMP, जब आप इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे तो देखो ये नीचे आपके पास आ जाएगा, और आप इसको एंटर करेंगे तो आप इसको सेव कर दें। यस मिस्टर इमरान, यू वांट टू आस्क समथिंग प्लीज? फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्लोज। देन हम आएंगे लॉजिस्टिक्स के ऊपर, क्योंकि हमने कंट्री को डिफाइन नहीं किया था। लॉजिस्टिक्स में आप आ जाएं, SN प्लान टू कंपनी कोड, जो कि हमने डिफाइन किया था। न्यू एंट्री, जहाँ पे न्यू एंट्री होगी आपने इसको क्लिक करना है, MP01 PLM1, एंटर एंड सेव। कम बैक, देन आप, अच्छा बाकी इन तीनों ऑप्शंस को स्किप कर देंगे क्योंकि हमने इस पर काम नहीं किया। देन SN परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड, पोजीशन POMB MB01, एंटर। देखा यहाँ पे आपका टेक्स्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा, कंट्रोल S। Now come back and last one is assign purchasing organization to plant, और यहाँ पे आप न्यू एंट्री में आ जाए, POMB, एंटर एंटर अगेन। जब तक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपके टेक्स्ट ना आ जाए तब तक हमने इसको एंटर प्रेस किए रहने। डेटा वाज सेव्ड, कम बैक। So necessary assignment we have completed. Now our enterprise structure is completed. Next one is fiscal year. देखें, आप चाहे अकाउंटिंग के हो या जो भी हो, आपको मालूम कि हर बिजनेस जो है वो अपने एक फिस्कल ईयर को मेंटेन करता है, माली साल जो है अपना बनाता है। ओके, तो हम इधर भी अपने फिस्कल ईयर को भी डिफाइन करेंगे। So come to backend, then financial accounting global settings, then ledgers, then fields, sorry ये है फिस्कल ईयर एंड पोस्टिंग पीरियड, मेंटेन फिस्कल ईयर वेरिएंट। अब यहाँ पे दो किस्म के आपके पास फिस्कल ईयर होते हैं, एक आपका कैलेंडर ईयर का होता है, एक होता है ईयर डिपेंडेंट। जैसे कि पाकिस्तान का जो ऑफिशियल फिस्कल ईयर है वो है जुलाई टू जनवरी, सॉरी जुलाई टू जून। न्यू एंट्री FM MB01, F फॉर फिस्कल ईयर, M स्टैंड फॉर योर कंपनी कोड। यहाँ पे हम देंगे कैलेंडर ईयर। नंबर ऑफ पोस्टिंग पीरियड 12, एक माह के अंदर 12 महीने होते हैं, और 12 महीने के बाद जो ऑडिट के स्पेशल पीरियड्स होंगे 4, वो हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। एंटर एंड सेव। अच्छा, इसके अलावा आपको मालूम होगा कि कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो वीकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेंटेन करती हैं, कुछ बाई वीकली होती है, कुछ मंथली या बाई मंथली, इस तरह से जो है अपना इसके को मेंटेन करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है असाइन कंपनी कोड टू फिस्कल ईयर वेरिएंट, पोजीशन MB01। सर ये हमने जो पीछे वैल्यू 4 ली थी, ये किस लिए ली थी? वैल्यू 4 मैं भी आपको जरा बताता, एक मिनट। F, हाँ, जो 4 था ना वो था नंबर ऑफ ऑडिट पीरियड्स। देखो एक साल आपका बनता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, ऐसे ही है। यस सर। तो मुझे ये बताएंगे जो ऑडिट होगा वो कब होता है, आफ्टर ईयर होगा या बिफोर ईयर होता है? सर आफ्टर ईयर। जी आफ्टर ईयर होते हैं। मतलब कि एक साल आपका जब अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग ईयर कंप्लीट हो जाता है ना, तो आफ्टर ईयर हम उस फाइनेंशियल ईयर का ऑडिट करते हैं, और ऑडिट के मैक्सिमम जो टाइम पीरियड है वो 4 मंथ का होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, राइट?
कम बैक। ओके, नेक्स्ट है हमारा पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। पोस्टिंग पीरियड का मतलब ये होता है कि भाई हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो हमने मंथली मेंटेन करनी है या वीकली मेंटेन करनी है। दिस इज कॉल्ड पोस्टिंग पीरियड वेरिएंट। अब ऊपर चूंकि हमने 12 महीने मेंशन किए थे, इट्स मीन कि हम जो है मंथली पोस्टिंग पीरियड को डिफाइन करेंगे। देन पोस्टिंग पीरियड्स, डिफाइन वेरिएंट्स फॉर पोस्टिंग पीरियड्स। न्यू एंट्री और पीपी वी एम बी 01 enter and save. Now come back or assign variants to company code, position MB01 PPBA. Okay, come back. Now open and close posting periods. PPVM. ये code. Yes, Sami, you want to ask, please? सर ये जो कोड आप लिख रहे हैं पहले, ये कुछ भी लिख सकते हैं या आप जो जैसे आप लिख रहे हैं वैसे लिखने हैं? नहीं, आप कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, ये है कि जैसे कि मैंने कल भी आपसे कहा था ना कि जो फर्स्ट 3 अल्फाबेट्स है ना वो मैं यहाँ से चूज करता हूँ। जैसे कि PPVM, P फॉर पोस्टिंग, P फॉर पीरियड, V फॉर वेरिएंट, M फॉर योर कंपनी, M जो है इज फर्स्ट अल्फाबेट ऑफ योर कंपनी कोड। अब फॉर एग्जांपल आप हैं, आपका नाम है समी शहजाद, आपका कंपनी का कोड बन जाएगा SM01। आप यहाँ पर लिख सकते हो PPVS। अहमद है PPVA, बिलाल है PPVB, और उसके बाद और कौन है, दानियाल है PPVD, उस्मान है PPVU। तो इस तरह से आप अपने कोड्स को डिफाइन कर सकते हो। अगर आपने जो भी कोड रखना है ना तो आप यहाँ पर रख सकते हो, लेकिन उसको आपने नोट डाउन भी कर लें ताकि आपके लिए इजी टू अंडरस्टैंड हो। न्यू एंट्री। अच्छा, यहाँ पे ना सबसे पहले आपने प्लस को चूज करना है। प्लस का मतलब होता है कि वैलिड फॉर ऑल अकाउंट टाइप्स। और बाकी अकाउंट ये क्या है, ये इसको आप स्किप कर दें क्योंकि ये कंसल्टेंट लेवल का काम होता है। अभी पीछे आपने कौन सा ईयर डिफाइन किया था, फिजिकल ईयर, कैलेंडर ईयर। तो कैलेंडर ईयर आपका कब स्टार्ट होता है, 01 20 25 12 2025। फ्रॉम पीरियड 2 13 20 26 16 20 26। अब ये क्या भाई, ये तो समझ आता है कि एक साल के 12 महीने हैं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक, ये तो आपका एक फिजिकल ईयर बन जाता है। ये जो है ना 13 से 16 तक, ये अगले साल 2026 के जो फर्स्ट 4 मंथ्स होंगे वो आपका ऑडिट पीरियड कहलाएगा। और वो जो 2026 के जो 4 महीने होंगे ना ऑडिट पीरियड्स, वो 2025 के फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट कहलाता है। वॉइस दिस पॉइंट इज क्लियर? दिस इज स्पेशल फॉर फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स। रिपीट कर दें सर। देखो, अकाउंटिंग ईयर जो फिजिकल ईयर होते हैं 1 साल का होते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं 1 साल के बनाते हैं ना। हेलो जी सर, 1 साल का होता है। अच्छा, तो एक कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना वो तभी बनती हैं जब आप उनका ऑडिट भी कंडक्ट करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्यूरेट और ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक्यूरेट ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका ऑडिट पीरियड भी शामिल होता है। देखो, जब तक ऑडिट नहीं होगा, हाउ यू विल से योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्यूरेट, इज क्या उसे कहते हैं, ट्रू एंड फेयर। तो कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आपका ऑडिट पीरियड भी शामिल होते हैं। ओके, तो ये 13 किस चीज का? हाँ 13 बेसिकली जनवरी है ना, 2026 का जो पहला महीना होगा वो मतलब एक कंप्लीट फिजिकल ईयर के लिए हम उसको 13 कंसिडर करेंगे, 13 to 16।
देखिए काउंटिंग ईयर और फिजिकल ईयर आपका एक साल का होता है 12 महीने का। उन 12 महीनों में अगले 2, 3, 1 या 4 आगे के जितने भी पीरियड्स होते हैं वो भी उसमें मेंशन किए जाते हैं, जी तब जाके आपके एक ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक फिजिकल ईयर कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं 2026 में। जब 2026 में आप जाओगे ना तो जनवरी 2026 से लेके दिसंबर 2026 तक जो आपका फिजिकल ईयर और उसके ऑडिट पीरियड्स होंगे अगले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2027। ओके बॉयज, उसको आपने सेव किया? यस सर नेट ऑल सेव। यस सर। अच्छा, उसके बाद एक टॉपिक है डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस का। और डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस में सिंपली आपसे ये डिफाइन कर दूँ। देखें कोई भी आप इनवॉइस बनाते हैं या डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हो तो उन डॉक्यूमेंट्स की ना एक सीरियल नंबर होती है। फॉर एग्जांपल आप इनवॉइस देख लें, सेल्स इनवॉइस देख लें, परचेस इनवॉइस देख लें, कोई भी डॉक्यूमेंट हो ऑफिशियली, तो आमतौर पे आप बाज़ार में कोई भी स्लिप वो लेते ना, शॉपिंग करने जाते हो आप, तो आपने पेट्रोल डलवा लिया या कोई भी आप ग्रोसरी परचेस करते हो, उसमें क्या होता है आपको एक इनवॉइस दी जाती है, तो उसके ऊपर एक नंबर लिखा होता है, सीरीज नंबर लिखा होता है, उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। अच्छा, ये भी कंसल्टेंट का काम है, तो मैनेजमेंट के लिए मैनेजमेंट वाले जो है इसको ऊपर से को नॉलेज अंडरस्टैंड कर सकते हैं। कम टू डॉक्यूमेंट, देन डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस एंड देन डिफाइन डॉक्यूमेंट नंबर रेंजेस। कंपनी कोड है आपका MB01, देन क्लिक ऑन दिस इंटरवल 01 year 2025 0001 0999। अच्छा, ये आप इसको एंटर कर दो और यहाँ पे प्लस करनी, फिर यहाँ पे 10 20 25 1000 1999। अच्छा, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था, जिस तरतीब से मैं यहाँ पे नंबर रेंजेस मेंशन कर एज इट इज आपने इसमें मेंशन करनी। ओके, इसमें कोई आपने अपनी तरफ से चेंजेस नहीं करनी। देन आप इसमें आ जाए 14 2025 2000 2999। हाँ, देन आप इसमें आ जाए 15 2025 3000 399। देन इसमें आप आ जाए 16 2025 4000 499। देन आप इसमें आ जाए 17 2025 599। Enter and save. Control S. Okay, next is field status variant. Okay, what's this? अभी मैंने आपसे ये कहा कि जब मतलब आप कोई भी इनवॉइसेस बनाते हैं, कोई भी आप डॉक्यूमेंट डिफाइन करते हो या क्रिएट करते हो या कोई भी स्लिप बनाते हो, उसकी एक सीरियल नंबर होती है। तो उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के जो ऑप्शंस है उन ऑप्शंस की मैनेजमेंट को हम कहते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप न्यू सेक्शन पे आ जाओ, FB60। ओके स्टूडेंट, ये एक ना आपके पास वो है, क्या उसे कहते हैं, वेंडर इनवॉइस है। अब वेंडर इनवॉइस के अंदर ये इसके डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बेसिक डेटा है, पेमेंट्स हैं, डिटेल्स है, टैक्स है, विद होल्डिंग टैक्स है, नोट्स एंड सो ऑन।
तो बेसिक डेटा के अंदर सप्लायर का कोड है, इनवॉइस डेट है, अमाउंट है, टैक्स है, और फिर उसके बाद रेफरेंस है, और यहाँ पे आप पेमेंट में आप बैंक डिटेल उसमें मेंशन करते हैं, टैक्स की डिटेल मेंशन करते हैं। ये जितने भी ऑप्शंस है ना, इन तमाम ऑप्शंस की जो मैनेजमेंट है उसको कहते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। अच्छा, ये जितने भी ऑप्शंस है ना, इनको हम कहते हैं फील्ड स्टेटस वेरिएंट। फॉर एग्जांपल सप्लायर है, देखें आपने एक वेंडर इनवॉइस को डिफाइन करना है, उसमें ड्यू डेट, सॉरी उसमें इनवॉइस डेट, पोस्टिंग डेट, सप्लायर कोड, अमाउंट, ये चीज़ें जो है वो कम्प्लीमेंट्री हैं। अब आप उसमें टैक्स आपने कम्प्लीमेंट्री करनी है या नहीं करना, ये फील्ड स्टेटस में आपने इसको एडजस्ट करना होता है। ये भी काम बेसिकली कंसल्टेंट लेवल का होता है। So come to backend. Ledgers. So financial accounting, then financial accounting global settings, then ledgers, then fields. यहाँ पे define field status variant. आमतौर पे जो सबसे फर्स्ट वाला होता है इसको आप सिलेक्ट करें, देन राइट क्लिक, देन कॉपी एज, और फिर आप इसको चेंज कर दो FSVM, FSFTM, status for MB01, enter, then click on copy all, then enter again, and then save it. Okay, अब आपने इसको अपनी कंपनी कोड के साथ असाइन करना है। Assign company code to field status variant. Position कंपनी कोड आपका MB0। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है जरा, ये जो हमने फील्ड स्टेटस वेरिएंट FSTM वहाँ पर हमने डिफाइन किया पहले, जिसको कॉपी करके इसको एज इट इज इसको फिर पेस्ट भी किया, वो कॉपी हो गया हमारे कंपनी कोड में। यहाँ पे फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो सामने कॉपी किया, इसके अलावा जितने फील्ड स्टेटस वेरिएंट्स है वो इससे रिलेटेड ही इनवॉइसिंग के, या वो अलग से कोई और टेम्पलेट्स हैं? ओह गुड, वेरी गुड, ब्रिलियंट क्वेश्चन, एक्सीलेंट। आई थिंक ये कि आपका ये क्वेश्चन है कि जो अभी हमने फील्ड स्टेटस को डिफाइन किया, जो हमने कॉपी लिया था, हमने इसको कॉपी किया ना, बाकी इसमें और भी ऑप्शंस गिवन है। तो मज़े की बात ये कि जो 0001 है ना, ये SAP का एक स्टैंडर्ड वर्जन है। ओके, देखें लर्निंग सिस्टम के लिए ना SAP ने ऑलरेडी आपको एक बनाया प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया हुआ है, ताकि आपको कोई ट्रबल ना हो आपकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस में। बाकी आप इसके लिए कोई भी चूज़ करेंगे ना, फॉर एग्जांपल आप इसको कॉपी कर दिया, किसी और को कॉपी करके अपना बना लिया, तो मे बी कि उसमें काफ़ी इश्यूज आपको फेस करने पड़ जाए। इट्स मोर बेटर कि आप जो सबसे फर्स्ट वाला होता है 0001, आप इसे कोई कॉपी करके पेस्ट कर दें, मतलब कॉपी करके आप इसको सिलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर दें। तो इससे ये जो बाकी फील्ड स्टेटस इसके बने हुए, इनका अगर ओवरव्यू करना होगा, इसके बीच में क्या क्या चीजें हैं मैनेज में, वो मैं आपकी आधी बात समझूं, प्लीज रिपीट। ये जो आपने अभी 0001 दिया, ये तो एक स्टैंडर्ड SAP ने दिया हुआ है, जिसके पीछे हम इनवॉइसिंग और ये चीजें कर सकते हैं, वो ऑलरेडी टेम्पलेट बनी हुई है इसकी। जी, इसके अलावा कोई और टेम्पलेट खुद से बनानी हो, या कोई ऑलरेडी टेम्पलेट से बनी उसको देख के फिर उसको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है? हाँ नहीं, अगर आप खुद से बनाएंगे तो उसमें इतना टाइम लग जाएगा कि आपको कम से कम 3 से 4 या 6 माह तो उसमें आपके लास्ट में इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो वो नई चीज़ बनाने से बेहतर कि बंदा जो है वो खुद वो चीज़ मतलब वो बना ले। अब फॉर एग्जांपल कि आपने घर की कंस्ट्रक्शन करनी है, आप ये चाहते हैं कि भाई मैं सीमेंट भी खुद बना लूँ, मैं ईंटें भी खुद बना लूँ,
मैं मार्बल भी खुद बना लूँ फॉर एग्जांपल ना, तो आप बना सकते हैं, लेकिन उस पर जो टाइम लगेगा वो तो मास्टर से बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाएगा, फिर उसमें पैसे भी काफ़ी लग जाएगा। तो आप बोलोगे यार इससे बेहतर कि मैं किसी से परचेज ही कर लूँ, मैं बनाई जो है ना ईंटें वो ले लूँ, बना हुआ सीमेंट वो ले लूँ, तो वो ज़्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। तो जी ऑलरेडी जो ये बनी हुई है फील्ड स्टेटस वेरिएंस, इनको अगर हमें भी करना हो किसी को सिलेक्ट करने के लिए, मैं वही कहूँ कि अगर आप इसके अलावा किसी और को सिलेक्ट करेंगे ना, तो वो मतलब कि उसमें काफ़ी इश्यूज आपको फेस करना पड़ सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर डिफाइन नहीं हो पाते, ये प्रॉब्लम है। ठीक है। Okay, next topic is very important, and that is chart of account. अच्छा, टॉलरेंस भी रह गया, ये छोटा सा टॉपिक, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे, कर ही लेते हैं। आप आ जाएं फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग्स, देन आप आ जाएं इसमें डॉक्यूमेंट, देन आप आ जाएं टॉलरेंस ग्रुप। टॉलरेंस क्या होता है? मिस्टर इमरान, कैन यू डिफाइन टॉलरेंस प्लीज? डिफाइन टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉइज, न्यू एंट्री। बस दफा हम किसी का करने के लिए वहां पर हम एक लिमिट लगा देते हैं कि इस अमाउंट से ज्यादा कोई जो ट्रांजैक्शन है वो इसी सिस्टम में नहीं हो सकती। इसको बेसिकली हम जो है लिमिट लगा देते हैं, इसको हम टॉलरेंस कहते हैं। देखिए, अकाउंट्स और प्रोक्योरमेंट में, मार्केटिंग में क्या होते हैं, कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन हो ना, उसकी एक लिमिट सेट कर दी जाती है। बिलाल, समी, आपने देखा होगा कि पेटी एक्सपेंसेस में ना आप एक लिमिट लगाते हैं कि भाई कंपनी ये डिसाइड करते हैं कि हमने मंथली या वीकली 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख जो है पेटी एक्सपेंस की मद में यूज़ करना है, या हमने मैक्सिमम इतनी पेमेंट करनी होती है वेंडर को, या हमने जो है अगर परचेस ऑर्डर करने हैं तो इतने अमाउंट का कम से कम होना चाहिए। तो लिमिटेशन ऑफ अमाउंट को हम कहते हैं टॉलरेंस एंड ट्रेड सेफ। सर यहाँ पे ये जो टॉलरेंस हमने ये डिफाइन की है, ये प्रोक्योरमेंट होगी, परचेज होगी, या कोई एक्सपेंस हो नहीं गया, कोई इस तरह की नहीं, चीज, वेरी उसको वेरी भी गुड। अलग से ये यहाँ पे जो अभी हमने टॉलरेंस को डिफाइन किया ना, ये जस्ट और जस्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही है। बाकी जो सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वो अलग डिफाइन करेंगे, परचेज का अलग डिफाइन होगा, लॉजिस्टिक का अलग डिफाइन होगा, और एक्सपेंस का भी आप अलग से डिफाइन करेंगे। बल्कि एक्सपेंस चूंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आता है तो वो इसी में ही कंसिडर किया जाएगा। ओके, नेसेसरी कॉन्फ़िगरेशन वी हैव मतलब कि जितने कंप्लीटेड इन मॉड्यूल फाइनेंशियल अकाउंटिंग ग्लोबल सेटिंग। जी, हर मॉड्यूल की अपनी जो है अलग अलग टॉलरेंस मेंटेन की जाती है। जी जवानो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट इज चार्ट ऑफ अकाउंट। ये क्या होता है चार्ट ऑफ अकाउंट? बिलाल आप बताएं, समी आप बताएं। स्टूडेंट्स, आप लोग ने ना अपनी एजुकेशन में ये इनके नाम सुने होंगे, एसेट्स, कैपिटल, यस सर। इनकम, एक्सपेंस, लायबिलिटीज, ये नाम सुने हुए ना? यस सर। यस सर। ये सुने हुए। शाबाश। इन पांचों को मिलाकर कहा जाता है चार्ट ऑफ अकाउंट। यस सर। अंडरस्टूड? यस सर। और इनको इनफरादी तौर पे कहा जाता है अकाउंट ग्रुप। यानी कि ये अलग अलग होंगे ना, तो इनको हम अकाउंट ग्रुप कहेंगे, आगे ये मिल जाएंगे तो इनको हम कहेंगे चार्ट ऑफ अकाउंट। यस सर। लॉजिक्स क्लियर? यस सर। यस। क्लियर से भी आ जाता है CLEAR, क्लियर। C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटी, E फॉर एक्सपेंस, A फॉर एसेट, R फॉर इनकम और रेवेन्यू। तो क्लियर इज योर चार्ट ऑफ अकाउंट। अब एसेट जो है ये आपका अकाउंट ग्रुप है, कैपिटल भी आपका अकाउंट ग्रुप है, इनकम भी आपका अकाउंट ग्रुप, एक्सपेंस भी अकाउंट ग्रुप, लायबिलिटीज भी अकाउंट ग्रुप, और इनके अंदर जो आइटम्स होंगे ना उनको हम कहते हैं GL अकाउंट्स। अब कैश के करंट एसेट आपका GL अकाउंट, सॉरी करंट एसेट क्या आपका अकाउंट ग्रुप। अच्छा, प्लांट के ये आइटम है, आपका एसेट का आइटम है, इसको हम GL अकाउंट कहते हैं। बैंक बिल्डिंग भी GL अकाउंट है।
मीन टू से कि जितने भी आइटम्स होंगे ना आपके अकाउंट ग्रुप्स में, उन तमाम आइटम्स को GL अकाउंट कहा जाता है और हमें इनके कोड्स को डिफाइन करना होगा, राइट। चलिए कम टू SAP। जनरल लेजर अकाउंटिंग, देन आप आ जाओ मास्टर डेटा, देन आप आ जाए जी अकाउंट्स प्रिपरेशंस, एडिट चार्ट अकाउंट लिस्ट, न्यू एंट्री COAM चार्ट ऑफ अकाउंट MB01, maintain language English, length of GL account is 03, enter and save, data was saved. Now come back, तो यहाँ पर आपने ये 3 लिखे हुए नंबर ऑफ कोड्स को डिफाइन कर रहे हैं। सॉरी आपकी तो आवाज ना, दोबारा बोले प्लीज। यहाँ पे हमें नंबर 3 लिखा है, नंबर ऑफ कोड्स को डिफाइन कर रहे हैं, जहाँ पे आगे हम जीआर अकाउंट्स डिफाइन करेंगे। जी, जो 03 है ना वो लेंथ ऑफ जिल अकाउंट की कोड्स होगा। अच्छा, सेंड कंपनी कोड टू चार्ट ऑफ अकाउंट, MB01 COAM ओके, वी हैव डिफाइंड चार्ट ऑफ अकाउंट। ओके, पहले अभी हमने चार्ट ऑफ अकाउंट को डिफाइन किया, फिर हम इसको डिफाइन करेंगे, देन हम इसको डिफाइन करेंगे, जीआर अकाउंट को डिफाइन करेंगे इंशाल्लाह वन बाय वन। नाउ कम बैक, डिफाइन अकाउंट ग्रुप और न्यू एंट्री COAM FAAG। अब ये क्या कोड है भाई? F फॉर फिक्स, A फॉर एसेट, A फॉर अकाउंट, G फॉर ग्रुप, फिक्स एसेट अकाउंट ग्रुप, फिक्स्ड एसेट्स, और यहाँ पे आप दे दें MB01 001 से 099। अब देखो बैक, जब हमने चार्ट ऑफ अकाउंट को डिफाइन किया था ना, वहां पे मैंने लेंथ ऑफ जनरल अकाउंट में क्या लिखा था? 03 मीन, यहाँ पे भी मैंने 3 डिजिट्स मेंशन किए हुए। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके जनरल अकाउंट्स बनेंगे ना, इनके फिक्स एसेट के, ये तमाम अकाउंट ग्रुप्स के, वो उनकी लेंथ होगी 3 डिजिट्स की। CAAG करंट एसेट अकाउंट ग्रुप, तो सॉरी 100 199। तमाम करंट एसेट्स के आइटम की सीरीज होगी 100 से लेके 199 तक। ये इंशाल्लाह जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तब आप उसकी लॉजिक से ही समझ आती जाएगी इंशाल्लाह। CPAG कैपिटल आपके पास आ जाएगा। LLAG लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, SLAG शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, देन आप आ जाए DEAG डेट एक्सपेंस, उसके बाद क्या है? OEAG ऑपरेटिंग एक्सपेंस, indirect expense,
and revenue, IN. $800,899। अच्छा, आप इसकी काइंडली पिक्चर ले लो और एज इट इज आप इसको डिफाइन कर दें, एंटर एंड सेव। नाउ लास्ट वन इज रिटेन अर्निंग अकाउंट, COAM। रिटेन अर्निंग बेसिकली आपका जो एक प्रॉफिट होता है ना, COAM, एट द एंड ऑफ ईयर जो आपका प्रॉफिट आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं वो आपका रिटर्न अर्निंग कहलाता है। अच्छा, SAP के ना 3 बेसिक इसके कोड्स हैं, XYZ, आप कोई भी इसमें चूज कर लो, उसका कोड आप देंगे 999, एंटर, एंटर अगेन एंड सेव। ओके, ये भी हमने डिफाइन कर दिया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि बाकी जो हमारे टॉपिक्स है इसको हम कंप्लीट करके तो हम फर्स्ट जनरेटिव को कंप्लीट कर दें। ओके स्टूडेंट, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, तो जो भी आपको ट्रबल हो, जो भी आपको इसमें इश्यूज हो या कोई भी आपका एरर आए ना, तो काइंडली आपने ये काम करने कि उसकी स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में आपने शेयर करना है। तो जो भी हमारे जो मेंबर जो जिनको आइडिया होगा वो या तो वो आपको गाइड कर देंगे या मैं आपको गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह। तो नेक्स्ट क्लास में आपने मुझे अपनी असाइनमेंट भी प्रेजेंट करनी है, अपनी कंपनी को बनाएं और उसमें सारी चीज़ों की कॉन्फ़िगरेशन करके मुझे प्रेजेंट करें। ओके, थैंक यू।